देखो, आज हम पढ़ते हैं, राज्य के अंदर होता है मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद। होता है मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद। इससे रिलेटेड काफी सारे प्रश्न बनते हैं। जैसे पहला प्रश्न तो यह बनता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो नियुक्ति के लिए आपको पता है संबंधित राज्य का राज्यपाल। राज्य का राज्यपाल किस व्यक्ति की नियुक्ति करेगा, तो हम इसके लिए दो अनुच्छेद यहां पर पढ़ लेते हैं एक बार। ये अनुच्छेदों का क्या है कि मेरे मतलब पाला पड़ा हुआ है। एक डॉक्टर के एंटीबायोटिक दवाइयों का पाला पड़ा रहता है ना, कि कभी भी जैसे फीवर भी हुआ ना, तो एक तो क्या देगा वो पैरासिटामोल, और एक एंटीबायोटिक कोई भी दे दे वो उसके इच्छा से। तो ये एंटीबायोटिक का मेरे पाला पड़ा हुआ है, और ये एंटीबायोटिक ही आपको परीक्षा में लीड दिलवाएगी। दोबारा सुनना, बीमारी को जड़ से खत्म करने का काम एंटीबायोटिक करती है ना, वैसे ही आपको परीक्षा के अंदर मेरिट में स्थान दिलाने का काम यही करेंगे। ये तो सामान्य जानकारी है, इसमें तो कई बार क्या चार लाइनों को देख करके भी हम अनुमान लगा लेते हैं इसका आंसर ये होना चाहिए या ये हो सकता है, बट इनकी जानकारी होनी चाहिए। एक अनुच्छेद है 163 और एक अनुच्छेद है हमारा 164। देखो, इसमें कहा गया है कि एक राज्य में मंत्री परिषद होगी। किसकी बात की गई है? मंत्री परिषद। इसमें कहा गया है कि एक राज्य का मुख्यमंत्री होगा। यानी सीधी सीधी बात करें कि मंत्री परिषद से संबंधित अनुच्छेद कौन सा हो गया? 163, और मुख्यमंत्री से संबंधित 164। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, इसको ऐसे लिखा गया है वहां पर अनुच्छेद 163 में, राज्यपाल के कार्यों में सहयोग प्रदान करने के लिए, राज्यपाल के कार्यों में सहयोग प्रदान करने के लिए मंत्री परिषद का गठन किया जाता है, जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होता है। जिसका मुखिया कौन होगा? यानी बात तो मंत्री परिषद में भी मुख्यमंत्री की हो रही है, लेकिन वो किस रूप में होती है? मंत्रियों का मुखिया, चीफ मिनिस्टर, यानी मंत्रियों में मुख्य। तो मंत्रियों का मुखिया कौन होगा? मुख्यमंत्री। बाकी इसमें बात किसकी की गई है? मंत्रियों की गई है। मंत्री तीन प्रकार के होते हैं। मंत्री कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। एक होता है कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री, और दूसरा होता है, आज वो नहीं है लेकिन, है ना, कैबिनेट मंत्री, दूसरा है राज्य मंत्री, और तीसरा होता है उपमंत्री। देखो, तीन प्रकार के मंत्री हैं, हम कैटेगरी डिवाइड कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री अव्वल दर्जे के मंत्री होते हैं, यानी कैटेगराइज करें तो इसको ए ग्रेड दे सकते हैं, इसको बी ग्रेड दे सकते हैं, इसको सी ग्रेड दे सकते हैं समझने के लिए, या इसको फर्स्ट डिवीजन दे सकते हैं, इसको सेकंड डिवीजन, इसको थर्ड डिवीजन, ऐसे दे सकते हैं, मतलब समझने के लिए। लेकिन अव्वल दर्जे के मंत्री कैबिनेट मंत्री होते हैं। राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्रियों के सहयोग प्रदान करने के लिए बनाए जाते हैं, परंतु इनमें कुछ स्वतंत्र प्रभार के भी होते हैं। इसका मतलब राज्य मंत्री भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? एक तो राज्य मंत्री, एक तो राज्य मंत्री, और एक होता है राज्य मंत्रियों में स्वतंत्र प्रभार वाले। स्वतंत्र प्रभार वाले, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री। जैसे किसी का भी स्वतंत्र प्रभार दे दिया जाए, जैसा अशोक चांदना को खेल प्रभार का स्वतंत्र प्रभार दे रखा राज्य मंत्री, शायद वो तो कैबिनेट मंत्री है ना। हेम सिंह बढ़ाना को जैसे पहले हमारे स्वतंत्र प्रभार दे रखा था। तो स्वतंत्र प्रभार का मतलब होता है कि वो उसका जिस प्रकार से कैबिनेट मंत्री डिसीजन ले सकते हैं, उसी प्रकार से स्वतंत्र प्रभार वाला उस जिसका प्रभार मिला हुआ उसमें स्वतंत्र निर्णय ले सकता है। अथवा यूं कह सकते हैं कि जो कैबिनेट मंत्री होता है उसके साथ में वह बैठ करके और उस विभाग की जो डिपार्टमेंट उसको दिया गया है उसकी बढ़िया रूपरेखा बना सकता है और कार्यों का क्रियान्वयन कर सकता है, यानी थोड़ा सा अव्वल दर्जा मान सकते हैं। और उप मंत्री राज्य मंत्रियों के सहयोग प्रदान करने के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन होता ऐसा नहीं है। बढ़िया गाड़ियां मिल जाती है, ड्राइवर मिल जाते हैं, फैसिलिटी मिल जाती है, बंगला मिल जाता है, आदि आदि, जानकारी समाप्त। बाकी क्या होता है? चलती तो भाई साहब की है, क्या करना होता है यही करेंगे। तो तीन प्रकार के मंत्रियों में, ध्यान से सुनना, तीन प्रकार के इन सामूहिक मंत्रियों को हम मंत्री परिषद बोलते हैं। इन तीनों को सामूहिक रूप से क्या बोलते हैं? मंत्री परिषद। भारत के संविधान में मंत्री परिषद शब्द का ही वर्णन किया गया है।
भारत के संविधान में किसका वर्णन है? मंत्री परिषद शब्द का ही वर्णन है। परंतु संविधान संशोधन के माध्यम से मंत्रिमंडल का भी प्रयोग बाद में किया जा चुका है। अब ये कहेंगे कि मंत्रिमंडल क्या आ गया मंत्री परिषद के बाद में? आप यूं समझना कि संविधान में एक 44वां नंबर का संविधान संशोधन हुआ था 1978 में। उसके द्वारा यह कहा गया कि मंत्रिमंडल भी, एक शब्द काम में ले लिया गया, मंत्रिमंडल भी, केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, मंत्रिमंडल काम में ले लिया गया। ये क्यों लिया गया था? ये हम 352 जब राष्ट्रपति को पढ़ते हैं, राष्ट्रपति की राष्ट्रीय आपातकाल की एक शक्ति होती है 352, नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रपति लगाता है ना, उसमें पढ़ते हैं। उस दौरान मंत्रिमंडल शब्द काम में लिया है। परंतु हम तो यूं समझेंगे कि मंत्रिमंडल का मतलब क्या होता है, मंत्रिपरिषद का तो मतलब समझ में आ गया, तीनों प्रकार के मंत्री मंत्रिपरिषद कहलाते हैं। लेकिन मंत्रिमंडल का मतलब क्या होता है? तो 44वां संविधान संशोधन में पहली बार मंत्रिमंडल शब्द संविधान में जोड़ा गया। यानी 1978 से पहले संविधान में केवल मंत्रिपरिषद शब्द था, ये आज क्लियर हो गया। लेकिन 1978 में ये शब्द जोड़ दिया, तब से लेकर के मंत्रिमंडल भी तो काम में लिया जा रहा है। अब अखबार में हम पढ़ते हैं आज मंत्रिमंडल की बैठक है, आती है अखबार में। तो उस दौरान हम यदि पॉलिटी की दृष्टि से देखेंगे मंत्रिमंडल की बैठक है या मंत्रिपरिषद की है, तो वहां तो मंत्रिमंडल लिखा हुआ आएगा। इसका मतलब मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्रियों को शामिल करते हैं। मंत्रिमंडल में केवल कौन से मंत्री शामिल होंगे? कैबिनेट मंत्री। तो जिस दिन ऐसे आए कि आज मंत्रिमंडल की बैठक है और कोई निर्णय लिया जा सकता है, तो बताओ उसमें सारे मंत्री भाग लेंगे या केवल कैबिनेट मंत्री? तो मुख्यमंत्री के निर्देशन में कैबिनेट मंत्री जो मीटिंग करते हैं वो कहलाती है मंत्रिमंडल की बैठक। तो मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री आएंगे और मंत्रिपरिषद में सारे के सारे मंत्री आएंगे। ऊपर तो मैंने मंत्रिपरिषद लिखा है, इसका मतलब सारे के सारे मंत्री। और केवल शब्द आया कि मंत्रिमंडल, इसका मतलब केवल कैबिनेट मंत्री। क्लियर हो गया? शायद समझ में आ गई। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि ये जो मंत्रिमंडल है, इस मंत्रिमंडल का मतलब क्या हुआ। थोड़ा सा लेट हो गया वो करने में। हाँ, इसका मतलब फिक्स कर रखा है मेरे लिए ना। हाँ, अच्छा, वो ये समझ रहा है कि एक न एक दिन तो मजबूरन इसको ऐसा करना ही पड़ेगा। इसको बोलते हैं कि मैं कई बार बोलता हूं ना कि पढ़ाने के मामले में हम, कोई तो बोलता है हाथ धो के पीछे पढ़ते हैं, और मैं ऐसे बोलता हूं कि पढ़ाने के मामले में जब तक याद नहीं हो तो नहा धो के पीछे पढ़ते हैं स्टूडेंट्स के। तो ये मेरे से भी ज्यादा कोई सीनियर है ना। ये दोनों चीज क्लियर हो गई। अब आ जाओ यहां पर 163 में क्या लिखा हुआ है कि राज्य में राज्यपाल के कार्यों में मदद करने के लिए, सहयोग प्रदान करने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। और उस मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। और डायरेक्ट 164 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 164 में कहा गया है कि मुख्यमंत्री राज्य की विधानसभा का बहुमत, विधानसभा शब्द का मिली है, विधानसभा का बहुमत दल का नेता होता है और इसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अब आप कहेंगे विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है, जबकि हम तो विधानसभा और विधान परिषद दो सदन मानते हैं विधानमंडल के। तो क्या मुख्यमंत्री विधानसभा का ही बनता है, विधान परिषद का नहीं बन सकता? लेकिन यह जवाब तो गलत है। मुख्यमंत्री तो किसी भी सदन का बन सकता है, मंत्री भी किसी भी सदन का बन सकता है, केंद्र में लोकसभा का बन सकता है, राज्यसभा के बन सकता है, कोई भी मंत्री बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है। और मैं ये तो कहूं कि संसद का बिना सदस्य होते हुए भी कोई भी मंत्री और प्रधानमंत्री बन सकता है। तो राज्य में भी ऐसा ही है। लेकिन यहां शब्द काम में क्या लिया है कि विधानसभा में बहुमत दल का जो नेता होता है, उस बहुमत दल के नेता को, बहुमत दल के नेता को हम किस रूप में नियुक्त करवाते हैं? मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त करवाते हैं। किसके द्वारा नियुक्त करवाया जाता है? राज्यपाल के द्वारा। किसकी बात हो रही है? मुख्यमंत्री की। इसका मतलब यहां से स्पष्ट हो गया कि मुख्यमंत्री चाहे विधानसभा में से बने, मुख्यमंत्री चाहे विधान परिषद में से बने, अथवा दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होते हुए भी बने, परंतु उसको बहुमत तो विधानसभा में ही सिद्ध करना पड़ेगा। यानी आप घर वालों से नाराज हो जाओ, बाहर वालों से नाराज हो जाओ, शाम को तो घर पर ही आना पड़ेगा।
अपने अपने ही होते हैं। विधानसभा अपना घर मानते हैं इनको ये। तो बहुमत तो कहां सिद्ध करना पड़ेगा? विधानसभा में ही सिद्ध करना पड़ेगा। और बहुमत कैसे करते हैं? अंधों में काना राजा। अंधा भी काना ही कहलाता है, ब्लाइंड। लेकिन थोड़ा सा बोलने का तरीका यह है कि 200 जहां राजस्थान में विधानसभा सीट है, वहां 99 जिसके रह गए वो असफल, जिसके 101 हो गया वो सफल। यानी जिसकी सरकार बन जाएगी 101 वाले की तो, और जिसके एक कम रह गया 50% से, वो असफल हो गया, यानी विपक्ष में बैठेगा। और जिसकी एक सीट 50% से ज्यादा, एक सीट जिसको ज्यादा नसीब हो गई, वो क्या करेगा? राज करेगा। लोकतंत्र की ये कमी है। लोकतंत्र की यही तो आज हमारी डेमोक्रेसी तो है। अब्राहम लिंकन साहब ने ये तो कहा था, डेमोक्रेसी इज द पीपल एंड फॉर द पीपल। मतलब जनता का जनता के लिए, जनता द्वारा चुना जाने वाला साधन। लेकिन जनता के द्वारा चुना तो जा रहा है, लेकिन शासन कौन कर रहे हैं? एक सीट जिसको ज्यादा नसीब हो गई वो शासन कर रहे हैं। ये तो बात है। तो इसका मतलब हो गया कि बहुमत इसी सदन में जो सिद्ध करेगा उसी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। और बनाने के लिए शब्द काम में लिया जाता है नियुक्ति। और नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। तो यहां पर यह कहा गया है कि राज्यपाल विधानसभा में बहुमत सिद्ध करने वाले व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त करता है। नियुक्त करता है, नियुक्त करता है, मनोनीत नहीं करता। निर्वाचित मुख्यमंत्री नहीं होता, वो तो एमएलए के रूप में निर्वाचित होकर आता है। क्लियर हो गई? तो दो अनुच्छेद आपके लिए आपसे पूछा जाए कि राज्य की मंत्रिपरिषद से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो 163। और राज्य में मुख्यमंत्री से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो 164। दूसरी जानकारी यहां पर कि मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? मुख्यमंत्री हो चाहे मंत्रिपरिषद को, तो शपथ भी किसके द्वारा दिलाई जाती है? राज्यपाल के द्वारा। नेक्स्ट, ये लोग अपना त्यागपत्र देना चाहें तो त्यागपत्र भी बाई त्यागपत्र द्वारा दिलाया नहीं जाता। त्यागपत्र भी किसको देंगे? राज्यपाल को ही देंगे जो नियुक्ति कर रहा है। लेकिन पद से हटाने की जहां बारी आती है, वहां पद से हटाने के लिए दो शब्द काम में लिए जाते हैं। एक लिया जाता है अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव, एक होता है विश्वास प्रस्ताव। विश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव। अब ये क्या है? अविश्वास प्रस्ताव तो क्या होता है और विश्वास प्रस्ताव क्या होता है, इसको समझना। केंद्र में तो इसके लिए स्पष्ट गाइडलाइन दी गई है, राज्य में ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है। केंद्र में तो कहा गया है कि अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। और विपक्ष में भी लोकसभा के 50 सदस्य कम से कम होने चाहिए। केंद्र में तो यह लिखा हुआ है लोकसभा के विपक्ष के कम से कम सदस्य कितने होने चाहिए? 50, जो अविश्वास प्रस्ताव लेके आएंगे और उसके बाद में अविश्वास प्रस्ताव पूर्ण बहुमत से पारित हो जाए, खल्लास, पूरी मंत्रिपरिषद धराशायी हो जाएगी। लेकिन राज्य में 50 सदस्यों का कोई प्रावधान नहीं है, विपक्ष के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। विपक्ष की मैंने कल बात बता दी, विपक्ष की भूमिका के लिए कुल का 1/10 सदस्य जीते हुए होने चाहिए। विपक्ष में हम गठजोड़ या गठबंधन राजनीतिक पार्टियां नहीं कर सकती है। तो विपक्ष है और विपक्ष वाले यदि कोई प्रस्ताव लेके आ रहे हैं किसी को पद से हटाने के लिए, चाहे किसी मुख्यमंत्री को पद से हटाने के लिए लाएं या मंत्रिपरिषद में किसी भी मंत्री को, चाहे किसी भी प्रकार का मंत्री हो, कैबिनेट मंत्री हो, राज्य मंत्री, उप मंत्री हो, किसी भी मंत्री को पद से हटाने के लिए प्रस्ताव लाए और वो प्रस्ताव पारित हो जाए, पास हो जाए, तो वो एक मंत्री नहीं हटेगा बल्कि पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद धराशायी हो जाएगी। पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद धराशायी हो जाएगी। ये बात आपके समझ में आई क्या? अविश्वास प्रस्ताव पारित होने का मतलब बहुमत सिद्ध नहीं हो पाया। अविश्वास प्रस्ताव पारित होने का मतलब क्या हुआ? बहुमत सिद्ध नहीं हो पाया। कल मैंने आपको बताया था 2 बार भैरव सिंह जी की सरकार धराशायी हो गई। क्यों हो गई? कि बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए। कब कब? 1980 और 1992। कल बात हुई थी 1980 और 1992। और मैंने ये भी बताया था 1980 में 3 वर्षीय कार्यकाल रह चुका था और 92 में 2 वर्षीय कार्यकाल ही रहा था। तो अब तक 2 ऐसी विधानसभाएं जिनमें पूरा 5 वर्षीय कार्यकाल पूरा नहीं हुआ था। कब कब वाला? 1977 से 80 वाला पहला 3 वर्षीय, और 1990 से लेकर 92 वाला 2 वर्षीय कार्यकाल। क्लियर है यहां तक? ओके। इसका मतलब हो गया कि अविश्वास प्रस्ताव यदि क्या हो जाए, पारित हो जाए, तो ऐसी स्थिति में किसी मंत्री या मुख्यमंत्री के खिलाफ पारित हो जाए तो ऐसी स्थिति में संपूर्ण मंत्रिपरिषद विघटित हो जाती है। शब्द क्या काम में लिया मैंने? लिखूंगा बोल के, संपूर्ण
मंत्री परिषद विघटित हो जाती है। मंत्री परिषद, काम तो वही मंत्री परिषद लिया जा रहा है, देख लो नाम तो संपूर्ण का मतलब मुख्यमंत्री सहित सारे के सारे, संपूर्ण मंत्री परिषद का क्या हो जाएगा, विघटन हो जाएगा, विघटन हो जाता है, धराशायी हो जाएगी, नए सिरे से सरकार बनानी पड़ेगी यदि बहुमत सिद्ध कर दे तो। कई बार क्या होता है, मंत्रिपरिषद अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाती है, बहुमत पूरा नहीं हो पाने की स्थिति में राज्यपाल भी कह देता है कि आप अपना बहुमत सिद्ध करके बताओ यदि आपका बहुमत है तो राज्य में बहुमत तो सिद्ध करना पड़ता है विधानसभा में, और केंद्र में करना पड़ता है लोकसभा में, बहुमत सिद्ध वहां करना पड़ता है। तो बहुमत सिद्ध करने के लिए राज्यपाल यदि कहे संबंधित मंत्री मुख्यमंत्री को या बहुमत सिद्ध करके बताओ, तो उसको बोलते हैं विश्वास प्रस्ताव। यानी आप अपना बहुमत सिद्ध करके तो बताओ। जैसे घर वाले आपको चैलेंज कर दे, आप कह रहे हो कि मैं ये काम करना चाहता हूं, तो घर वाले आपको चैलेंज कर दे, एक बार नौकरी तो लग के बताओ, तो उस चैलेंज को स्वीकार करो। उस चैलेंज को बोलते हैं बहुमत सिद्ध करना। इसको क्या बोलते हैं, बहुमत सिद्ध करना। तो आपसे पूछा जाए बहुमत सिद्ध करने से संबंधित प्रस्ताव क्या कहलाता है, विश्वास प्रस्ताव। और अब यहां उल्टी बात होगी, विश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हो पाए यानी बहुमत सिद्ध नहीं हो पाए, तो ऐसी स्थिति में भी संपूर्ण मंत्रिपरिषद का विघटन हो जाता है, नहीं हो पाने पर या अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने पर। यहां तो पारित हो गया तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद विघटन होगा, और यहां पर बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए यानी विश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया, तो ऐसी स्थिति में भी संपूर्ण मंत्रिपरिषद का विघटन हो जाएगा। दोनों थोड़े से आपको समझ में कम आ रहे होंगे, लेकिन अपोजिट हैं। देखो, आप मुझे हटाना चाह रहे हो, समझना, मैं एक मंत्री हूं, चाहे कोई सा भी मंत्री मान लेना, चाहे ये हूं, कुछ भी मान लेना, आप मेरे सदन के सदस्य हो और आप विपक्ष हो। आपने सबसे पहले, विपक्ष वालों ने क्या किया, प्रस्ताव लाए कि हम इन सर को नहीं पढ़ाना देखना चाहते, दूसरे सर को बुलाया जाए। समझना, सोचना। जैसे आपने प्रस्ताव लाया और इस सदन के द्वारा वो पारित हो गया, पारित का मतलब वही अंधों में काना राजा, 50% से अधिक यदि ओके कर दिए कि हाँ ठीक है, यानी अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया, तो मुझे यहां से पद से हटना पड़ेगा। कई बार बोलते हैं ना कि हाथ खड़े करो, कौन कौन चाहता है कि आपकी क्लास 1 घंटे और बढ़ा दी जाए, तो फिर पता है वो हाथ खड़े करवाते हैं, तो उस समय देखते हैं कि यार 50% से ज्यादा हाथ खड़े कर रहे हैं, तो इसका मतलब बढ़ा दो, और अभी कम कर रहे हैं तो अभी रहने दो। ऐसे तो होता है, सामान्य बात ये तो होती। हाँ हाँ हाँ, लेकिन घर का भेदू लंका डाय, जो आप समझ रहे हो, जो अपनी सरकार में बैठे हैं, जरूरी नहीं कि वो आपका साथ ही दें। आपको पता है, अभी कांग्रेस की सरकार थी, आपके पास ज्वलंत उदाहरण यहीं से दे देता हूं, कांग्रेस की सरकार थी, माननीय श्री 1008 अशोक गहलोत जी बढ़िया नेतृत्व कर रहे थे, और अचानक अपने ही लोगों ने कुठाराघात करते हुए और सरकार को धराशायी करने के लिए सरकार को मजबूरन होटलों से संचालित करने के लिए बाध्य कर दिया था। विपक्ष वाले तो कहां कुछ नहीं थे बेचारे, संख्या ही कम है उनकी तो, और उनमें भी फूट डालो राज करो की नीति चल रही। एक तो सतीश पूनिया गुट, एक वसुंधरा राजे गुट, 2 गुट चल रहे हैं उधर भी। लेकिन विपक्ष वाले कोई प्रस्ताव लाए, उससे ज्यादा तो घातक कौन होते हैं, अपने। घर का भेदू लंका डाय, तो अपने होते हैं। तो वो प्रस्ताव कहां से पारित होगा, समझ में आ गई, अपने भी तो विपक्ष में वोट डालेंगे, और अपने विपक्ष में वोट डाल दिए और वो पास हो गया ना, तो वो मंत्री एक नहीं हटेगा जिसके खिलाफ लाया गया, वो संपूर्ण मंत्री परिषद का विघटन हो जाएगा। शायद मेरी बात समझ में आ गई, या यूं नीचे वाली बात क्या कही, विश्वास प्रस्ताव का मतलब हो गया बहुमत सिद्ध करने वाला। यदि बहुमत सिद्ध कर दिया, हमारे केंद्र के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी सरकार, विश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया। एचडी देवगौड़ा सरकार, विश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया, 2 बार सरकार धराशायी हो गई थी, बहुमत सिद्ध नहीं हो पाया बेचारों से। बेचारा तो खैर गलत बोल रहा हूं, इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि उनका पार्टी में संख्या कम थी, इस कारण से उनको सरकार विघटित हो गई। सरकार विघटित का मतलब संपूर्ण मंत्रिपरिषद का विघटन। अब विघटन होने पर 2 ही कंडीशन होती है, या तो नए सिरे से आम चुनाव करवाओ, या फिर केंद्र में तो राष्ट्रपति, राज्य में राज्यपाल एक बार मौका और दे सकता है कि आप एक बार विश्वास प्रस्ताव पारित करके बताओ, बहुमत सिद्ध करके बताओ। मौका दिया जा सकता है, कई बार मिल जाता है, और उस मौका में चाहिए क्या, 50% से एक कैंडिडेट भी आपके पक्ष में ज्यादा हो गया ना,
तो आपका बहुमत सिद्ध हो गया, यानी विश्वास प्रस्ताव पारित हो गया, आपकी सरकार बच गई। और यदि वही हाल रहे तो इट मीन सरकार आपकी गई। मेरी बात सबके समझ में आई? तो ये दोनों लाइनें, हाँ बोलो बोलो। ये लाया जाएगा, हाँ। एक मिनट एक मिनट, इसको डिफाइन कर दूं। विपक्ष वाले सबसे पहले लेके आएंगे। कौन लेके आएंगे? बीजेपी वाले। जैसे राजस्थान, शॉर्टकट में बात कर लेते हैं, मतलब बीजेपी वाले लेके आएंगे। और ये पारित हो जाए तो सरकार धराशायी होगी। पारित होने के लिए 200 का 50% प्लस 1 यानी 101। पारित हो गया तो क्या हो गया? सरकार गई। ओके। और क्या था नेक्स्ट? ये विश्वास तो, ये भाई साहब है ना, राज्य में तो ये, केंद्र में राष्ट्रपति, ये, हाँ, ये अपनी मर्जी से, कई बार लगता है ना कि सरकार डामाडोल हो रही है, अस्थिर हो रही है। तो ऐसी स्थिति में, डामाडोल होने की स्थिति में, अस्थिरता की स्थिति में सरकार क्या करती है? उस स्थिति में राज्य में बात करूं, राज्य में विश्वास प्रस्ताव, हमारे कलराज मिश्र साहब हैं, उनको लग रहा है कि पायलट खेमा इधर जा रहा है, ये उधर जा रहा है। उस समय आपको पता हो तो बीजेपी वाले कह रहे थे, राज्यपाल को प्रतिवेदन दे रहे थे, जब सरकार वहां से चल रही थी ना, कि राज्यपाल को विश्वास प्रस्ताव पारित करवाना चाहिए। आप उस समय अखबार नहीं पढ़े, और हो सकता है उससे पहले मेरी क्लास लग जाती तो आपकी बात क्लियर हो जाती। उस समय बीजेपी वाले ये कह रहे थे, यानी विपक्ष वाले कह रहे थे कि राज्यपाल महोदय को विश्वास प्रस्ताव पारित करवाना चाहिए, सरकार कितने दिन इनसे होटलों से चलेगी। यदि कलराज मिश्र साहब उस समय बहुमत सिद्ध करने वाला विश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए कह देते, और वोटिंग की बात आती है, वोटिंग के अंदर विश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हो पाता, तो सरकार धराशायी हो जाती। लेकिन यह हमारे जादूगर मोदी की तजुर्बा था कि इन्होंने राज्यपाल से विश्वास प्रस्ताव के लिए कोई बात ही नहीं की। इन्होंने तो पहले यह कह दिया कि हम तो, अच्छा, आवाज थोड़ी जा रही है, करो एक बार। तो मैं जस्ट ये बता रहा था कि यदि सीएम साहब उस समय थोड़े से हल्के पड़ जाते और राज्यपाल उस समय विश्वास प्रस्ताव को पारित करवाने के लिए आदेश जारी कर देते कि कोई नहीं गहलोत साहब, आप तो अपना विश्वास प्रस्ताव पारित करके बताओ, समझ रहे मेरी बात को, तो मुझे लगता है उस समय विश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हो पाता। पता है ना आप लोगों को, 101 सीट भिड़ाने के लिए उनको कितनी मशक्कत, शायद 72 के आसपास सीट उनके पास थी, और बाकी कैंडिडेट कहां चले गए थे? पायलट खेमे में चले गए थे। तो समझना, अपने ही चल जा चुके थे, 104 तो टोटल ही थे। तो ऐसी स्थिति हो गई थी, लेकिन कैसे तैसे करके इन्होंने अपना अनुभव कहो, तजुर्बा कहो, आला कमान से इनकी पकड़ कहो, कि राज्यपाल इस प्रकार का प्रस्ताव पारित करने के लिए आदेश जारी नहीं करे। वरना मीडिया के अंदर विपक्ष वालों ने तो मांग उठा ली थी, इस प्रकार की मांग उठाई थी, जैसे मैं कल आपको बता रहा था कि एक मुख्यमंत्री के संवैधानिक आधार पर सलाहकार नियुक्त नहीं हो सकते, और वो भी छह छह। तो राज्यपाल जी, ये गलत है, संविधान विरुद्ध काम है, इसलिए आप इसको कैंसिल करवाओ। ऐसा हो सकता था, लेकिन बच गया वो मामला, कहते हैं एक बार बच गया। तो जस्ट मेरा ये है कि विश्वास प्रस्ताव तो एक प्रकार से बहुमत सिद्ध करने वाला प्रस्ताव है, जारी करेगा राज्यपाल, और फिर बहुमत सिद्ध करना किसको पड़ेगा? मुख्यमंत्री को। और यदि नहीं हो पाता है तो क्या होगा, ये पढ़ा रहा हूं मैं तो आपको। तो संपूर्ण मंत्री परिषद का विघटन हो जाएगा, यानी फिर तो आम चुनाव दोबारा नए सिरे से होगा। आम चुनाव, हाँ, नहीं ऐसा ऐसा जरूर नहीं, आम चुनाव की घोषणा हो जाएगी ना, क्या दिक्कत है?
आम चुनाव की घोषणा हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है।